गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। इससे पहले पार्ट वन में हम पढ़ चुके हैं धातु अधातु चैप्टर का धातुओं के भौतिक गुण। आई थिंक आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आज अब हम स्टार्ट करते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। बेटा बहुत इजी है, जैसे कि उसके भौतिक गुण आपको समझ में आ गए और अपवाद आ गए, ऐसे ही ये भी आपको बहुत इजीली ही समझ में आ जाएंगे, है ना। अब हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं धातु के। अभी हम अधातु पे नहीं आए हैं, अधातु पे भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम धातु पढ़ लें। तो हमारा पहला पॉइंट है धातु की जल से क्रिया। धातु जो है जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि धातु जल से क्रिया करी और जल से क्रिया करने के बाद हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये पूरा याद रखना है। ये एक मेन कंसेप्ट होता है कि धातु जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, फिर आपको दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है ये है धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम, कि जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील है वो है पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, मतलब रिएक्टिव सीरीज जो है इधर से इधर की तरफ बढ़ती जाएगी। रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता मतलब क्रियाशीलता, तो क्रियाशीलता इधर से इधर की तरफ बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स ये ज़्यादा क्रियाशील है इन कंपैरिजन टू Ag के या Hg के या कॉपर कम क्रियाशील है, हाइड्रोजन ज़्यादा है। फिर हाइड्रोजन से ज़्यादा लेड है, लेड ज़्यादा क्रियाशील है। फिर Fe जो है आयरन लेड से ज़्यादा है, जिंक आयरन से ज़्यादा है, एल्युमिनियम जिंक से ज़्यादा है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ज़्यादा है, कैल्शियम मैग्नीशियम से ज़्यादा है, सोडियम कैल्शियम से ज़्यादा है और पोटेशियम जो है वो सोडियम से भी ज़्यादा क्रियाशील है। तो क्रियाशीलता जो है यहाँ से बढ़ रही है और अक्रियाशीलता इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ, अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो घटती जाएगी। तो ये क्रम आपको याद रखना है। ये सभी क्या हैं? धातु हैं, ये सभी धातु हैं। धातु में जो आपके पोटेशियम है, पोटेशियम और सोडियम ये सबसे पहले आते हैं। पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम और सोडियम दोनों ही बहुत ही अधिक क्रियाशील हैं, बहुत अधिक, हम कहेंगे बहुत अधिक क्रियाशील हैं। ये सबसे ऊपर श्रेणी में आ रहे हैं, क्रियाशील हैं। और इतने क्रियाशील हैं कि ठंडे जल से, मतलब ये ठंडे जल से ही, ठंडा जो पानी होता है ठंडे पानी से भी क्रिया कर लेते हैं। जो भी ठंडा पानी होगा उसी से ही क्रिया कर लेते हैं, कोई गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। और इनकी जो रिएक्शन होने के बाद जो रिएक्शन है, जो इनकी अभिक्रिया है हम कहेंगे, वो कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी, ये चैप्टर 1 में भी मैंने पढ़ाया था बेटा। ऊष्माक्षेपी का क्या मतलब होता है? ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि इनमें ऊष्मा बाहर निकलती है, मतलब ये पानी से क्रिया करके ऊष्मा बाहर निकालते हैं। जहाँ की पोटेशियम तो एक ऐसा हम कहेंगे धातु है जो पानी में आग लगा सकता है, मतलब पानी में आग लग जाती है। अगर पोटेशियम आप डाल दें पानी में तो आग लग जाती है, जबकि सोडियम से ऐसा नहीं होता कि अगर आप सोडियम को पानी में डालोगे तो आग लग जाएगी। इतना रिएक्टिव नहीं होता। इससे इसकी रिएक्टिविटी पता चलती है कि पोटेशियम इज मोर दैट मीन्स अधिक क्रियाशील है सोडियम की अपेक्षा में। ठीक है, अब इनकी रिएक्शन भी लिख लें कि जैसे कि पोटेशियम है, ये बेटा लिखते जाइएगा, मैं इरेज कर दूंगी बाद में। पोटेशियम और वाटर दोनों की अगर क्रिया होगी तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड, हमने अभी पढ़ा है। तो ये बन गया इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसी तरह से अगर हम सोडियम की करें, बैलेंस इक्वेशन है बेटा, अगर बैलेंस नहीं होती है तो आप बैलेंस कर लें, आपको सिखाया हुआ है मैंने।
सो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में क्या निकलेगी, गैस निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी जिसमें कि आप देख रहे हैं ये हमारा क्या होगा, क्षार होगा, क्षार नेचर होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार होते हैं, क्षार होंगे, ये भी हमारा क्षार होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही रिएक्टिव हैं, इनमें आपने डिफरेंस देख लिया और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मैं पूरा रफ नहीं कर रही हूँ अभी आपके लिए, सो आप कर लीजिए। नेक्स्ट कैल्शियम, दूसरा हमने पढ़ना है कैल्शियम। कैल्शियम भी अधिक हम तेज क्रिया नहीं करता है, लेकिन क्रिया कर लेता है। दैट मीन्स ठंडे पानी से ही करता है कैल्शियम भी। हम कहेंगे कैल्शियम इतना तीव्र गतिशील तो नहीं है, इतना क्रियाशील तो नहीं है जल के साथ, लेकिन ये भी ठंडे जल से क्रिया कर लेता है, ठंडे जल से ही क्रिया करता है और आग वगैरह नहीं लगती, इससे आग नहीं लगती। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी जो अभी हम रिएक्शन लिखते हैं कि कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ अगर क्रिया करता है, पानी के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में एक दूधिया सा रंग देता है और हाइड्रोजन भी बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये पोटेशियम और सोडियम से कम क्रियाशील है, लेकिन फिर भी कम क्रिया करता है, लेकिन कर लेता है, एटलीस्ट क्रिया हो जाती है। आई थिंक आपने ये कर लिया होगा अब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो है वो कैल्शियम से भी कम क्रियाशील है, तो वो ठंडे जल से क्रिया करता ही नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए, गर्म जल चाहिए भाई, गर्म जल की डिमांड है इसके साथ कि गर्म जल चाहिए। अगर गर्म जल होगा तो मैग्नीशियम ज़्यादा अच्छी तरह से क्रिया करेगा पानी के साथ, अदरवाइज नहीं करेगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई, लेकिन किसके साथ, गर्म जल के साथ। ठीक है, सो आप आई थिंक ये साथ के साथ कर रहे होंगे। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एल्युमिनियम। मैग्नीशियम के बाद क्या आता है बच्चा, मैग्नीशियम के बाद हमारा एल्युमिनियम, जिंक, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, है ना। अब ये जो है हमारे एल्युमिनियम है या जिंक है या आयरन है, ये तीनों ही मैग्नीशियम से भी कम क्रियाशील हैं। ये कहते हैं हम गर्म जल से भी नहीं क्रिया करेंगे भाई, तो इनके लिए हमें क्या देनी पड़ती है, भाप देनी पड़ती है, जिसे हम स्ट्रीम कहते हैं। हम इन्हें स्ट्रीम से क्रिया करवाते हैं, स्ट्रीम से क्रिया करवाते हैं। और जब स्ट्रीम से क्रिया करवाते हैं तो इनकी भी क्रिया देखिए ये क्या बनाते हैं, क्योंकि ये जो हैं ये पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं हो पाते, तो ये ऑक्साइड बनाते हैं। एल्युमिनियम वाटर से क्रिया करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, बैलेंस करना है बेटा। और हाइड्रोजन बाहर निकली, हाइड्रोजन भी बाहर निकली। फिर नेक्स्ट है जिंक, जिंक से करें Zn प्लस H2O इक्वल टू ZnO। ZnO जो है अपने आप में दो वैलेंसी ऑक्सीजन की, दो Zn की, तो सिंपल ही बनेगा, है ना। फिर इसके बाद है आयरन, आयरन प्लस H2O। अब H2O से जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बनेगा फेरस, फेरिक ऑक्साइड, 4H2O बाहर निकल गया। तो इस तरह से रिएक्शन हुई। लेकिन अभी और भी रह गए भाई, हमारे पास लेड रह गया है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, Ag है, Ag मीन्स सिल्वर होता है, और Au भी है, गोल्ड भी। इसके बाद क्या आएगा, गोल्ड आएगा। तो ये जो है ये पानी के साथ क्रिया नहीं करते बेटा,
आगे ये पानी के साथ कोई क्रिया नहीं करते, क्योंकि भाप के साथ तो इन्होंने क्रिया कर ली। अब भाप के बाद भी अगर हम देखें तो भाप के बाद ये जो है ये क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो ये इनकी क्रियाशीलता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा धातु के ऑक्साइडों से क्रिया। धातु की ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया। अब अभी तो हमने सुना कि धातु की किससे होती है, जल से क्रिया होती है। अब धातु की ऑक्सीजन से भी क्रिया होती है। ऑक्सीजन से क्रिया तो मैडम धातु तो खुली अवस्था में रहती हैं, तो वो तो वैसे भी ऑक्सीजन से क्रिया कर जाएंगी। बिल्कुल कर जाएंगी बेटा, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल कर जाएंगी। धातु जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो ये जो है ये आपका ब्लॉक पूरा आप इम्पॉर्टेंट है कि धातु जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। और इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। अब क्षारीय प्रवृत्ति का मतलब क्या है, ये आपको अम्लीय और क्षारीय चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा गया था। अगर कोई चीज़ क्षारीय है तो क्या है, ठीक है, उसकी रिएक्शन कैसे होती है। अब इसी रिएक्टिव सीरीज के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील है हमारे पोटेशियम और सोडियम, दोनों बहुत क्रियाशील हैं। तो पोटेशियम और सोडियम जो रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये खुली अवस्था में, अगर आपने इन्हें खुली अवस्था में छोड़ दिया तो खुली अवस्था में ही ये आग पकड़ लेंगे और पोटेशियम ऑक्साइड बना लेंगे, ठीक है। ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। सो ये पोटेशियम ऑक्साइड की खासियत है कि ये खुली हुई अवस्था में अगर इनको रख दिया जाए, अगर ऐसे ही इनको गिर दिया जाए, इसी तरह से सोडियम है, सोडियम को अगर आप खुली अवस्था में ऐसे ही रख देंगे तो बेटा इनमें आग लग जाती है। तो आप कहेंगे मैडम इनको फिर कैसे रखते हैं, बेटा इनको हम रखते हैं केरोसिन के अंदर, है ना। केरोसिन का जो तेल होता है, केरोसिन हम कहते हैं बेटा मिट्टी के तेल को, मिट्टी का जो तेल आपने सुना होगा, केरोसिन मीन्स मिट्टी का जो तेल होता है उसके अंदर डिप करके रखते हैं इनको, जिससे कि ये हवा में जल ना जाए। क्योंकि अगर ये हवा में इसी तरह से पड़े रहे तो ऑक्सीजन हवा में है ही, तो इनमें आग लग जाती है, तो ये आग पकड़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा जो कि कैल्शियम है। कैल्शियम खुली अवस्था में आग नहीं पकड़ता, ये ध्यान रखिएगा, आग नहीं पकड़ता, इसमें आग नहीं पकड़ता है क्योंकि खुली अवस्था में इसमें कोई आग नहीं लगती। सो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ मिलके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है। कैल्शियम से भी कम क्रियाशील है हमारा मैग्नीशियम, जैसे कि हमने पढ़ा भी था। मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है। अब हमें वैलेंसी पता है मैग्नीशियम की भी 2 और ऑक्सीजन की भी 2, तो MgO बन जाएगा, है ना। आई थिंक इतना हो गया होगा, मैं ऊपर का इरेज कर देती हूँ। सो मैग्नीशियम हो गया। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और एल्युमिनियम क्रिया करके बनाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। भाई ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस होती है, माइनस के 2 हो जाएंगे, इसके प्लस के 3 हो गए, है ना। तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैंने समझाया हुआ है आपको क्लास में। सो 4 बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। 4 एल्युमिनियम के हो गए और इस तरह से यहाँ पे ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। इसी तरह से आप इससे बाद में एल्युमिनियम के बाद आता है Zn, जिंक। सो जिंक भी ऑक्सीजन से क्रिया करता है भाई, और दोनों की वैलेंसी 2-2 है, तो ZnO बन जाता है। इसी तरह से Fe 4 ऑक्सीजन से क्रिया करेगा
तो ऑक्साइड बना लेगा, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम आगे देखें रिएक्टिव सीरीज में रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है, और जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम हो जाती है तो रिएक्शंस भी कम होने लगती हैं। जैसे कि कॉपर, एक कॉपर की भी हो जाती है। कॉपर के जो बर्तन होते हैं, जो हम कॉपर यूज़ करते हैं, कॉपर के घर में बर्तन भी यूज़ करते हैं, तो कॉपर के जो बर्तन होते हैं उन पे एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक काली सी परत जम जाती है, काली परत जम जाती है कॉपर ऑक्साइड की, काली परत जम जाती है जिसे हम कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, इसको संक्षारण से बचाता है, इसको क्षय होने से बचाता है, ऑक्सीडेशन आगे नहीं होगा, ये परत इस तरह की जम जाती है। इसके बाद हमारे Hg, Ag, Au ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते, क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि भाई एल्युमिनियम जो है एक ऐसा ऑक्साइड है जो कि क्षारीय है। हमने पढ़े कि सारे के सारे कैसे होते हैं, ये क्षारीय होते हैं। यहाँ पे हमने कहा क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जितने भी ऑक्साइड हैं सब क्षारीय प्रकृति के हैं। पर अपवाद बेटा यहाँ पे भी है, जो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये एक उभयधर्मी है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब कि ये क्षारीय ही नहीं है, अम्लीय, दोनों प्रकृति को दिखाता है, ये दोनों प्रकृति को दिखाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। जब धातु ऑक्साइड क्षारीय व अम्लीय दोनों प्रकृति दिखाते हैं तो उन्हें उभयधर्मी कहते हैं। तो ये हमारा उभयधर्मी है। कौन? एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसकी हम रिएक्शन भी कर सकते हैं, अगर आप कहें तो रिएक्शन मैंने यहाँ पे की हुई है, यहाँ पे की हुई है, इसको मैं अगले टॉपिक में बता दूंगी आपको। एनोडाइजिंग, एनोडीकरण, एनोडाइजिंग, ये क्या होता है कि एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाती हैं। एल्युमिनियम जैसी चीज़ें जो हैं जब खुली अवस्था में रहती हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती हैं, एक काली सी परत बना लेती हैं जिससे उनका क्षय नहीं होता, दैट मीन्स उनका और ऑक्सीडेशन नहीं होता और उससे वो प्रोटेक्टेड हो जाती हैं।